हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द आर्टिकल, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट एंड मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, द लिंक हैज बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सो दैट more and more audience should reach to our channel and they also gets benefited from this discussion। तो विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक तो आपको डेली पर्सपेक्टिव पता चल जाती है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अनुसार। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिप्स होती है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। दैट्स वाई मैं इसे डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ सो दैट दोनों ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल हो जाए। एक तो जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए कंसेप्ट की, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही हो, साथ ही साथ आपका एक जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो भी हो जाए तो और भी बेहतर होती है। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट तो उसको फिर रिटेन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यू कैन ऑल्सो रिटेन इट एंड यू कैन ऑल्सो डेवलप योर conceptual clarity, or definitely it gives benefit to the answer writing because it is nothing but content enrichment। static portion तो आपने पढ़ लिया है। content enrichment करना है तो जो आपका current affairs चलते रहते हैं उसमें कुछ जो घटनाएं घटती रहती है, क्वेश्चंस भी जो मेंस के हैं या प्रीलिम्स के हैं वो आपको ही पता है कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाते हैं टू ऑब्जर्व दीज इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स ऑन द डेली बेसिस एंड बेस्ड ऑन दैट वी ट्राई टू गो ahead in our preparation। so friends, hope you understood। आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। आपको पता है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वो लंबा खींचा जा रहा है। एक दिन से शुरू होकर अभी आई थिंक कि 9वें दिन तक हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकला है और ज़्यादा भीषण ही होता जा रहा है। तो इसी दौरान आपको 2 बम के नाम सुनने में आए होंगे, एक तो क्लस्टर बम और एक है आपका थर्मोबैरिक वेपन्स। ये 2 इम्पॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस कहीं ना कहीं यूपीएससी ज़्यादा करती है। दैट्स वाई इसको अंडरस्टैंड कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और आज मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, IEA है, उसका न्यूज आ रहा था। तो आई थिंक कि दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी ये हाईलाइट हुई है। IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है बेसिकली, बिकॉज जो रशिया की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि हो सकता है कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो जाए। दैट्स वाई IAEA ने चिंता जताई थी, तो IAEA भी न्यूज में आया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रैक किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रॉम द न्यूज या फिर न्यूज पेपर्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट आर्टिकल। रशिया एक्यूज्ड ऑफ क्लस्टर बम्स एंड थर्मोबैरिक वेपन्स। तो हमें जानना है बेसिकली क्लस्टर बम्स क्या होते हैं, थर्मोबैरिक वेपन्स क्या होते हैं, और इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, आप देख सकते हो थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में। तो सिलेबस डिस्कस करते हैं पहले। द सिलेबस विल कवर द आप देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने एक्यूज किया है रशिया को कि रशिया जो है वो यूज कर रही है क्लस्टर बम्स को, थर्मोबैरिक वेपन्स को इन द ऑनगोइंग वॉर विच इज हार्मिंग द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो क्या है ये आपके क्लस्टर म्यूनिशंस?
तो ये जो है नॉन प्रिसीजन वेपन्स होते हैं। नॉन प्रिसीजन वेपन्स यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता कि भाई साहब एकदम वहीं पर जाके गिरना है, ऐसा कुछ नहीं। ये हवा में ट्रेवल करती हैं और जगह जगह पर ये बम गिराते चलती हैं, है ना। तो ये हो गया आपका नॉन प्रिसीजन वेपन्स, और इसको डिजाइन किया जाता है टू इंजर और किल द ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो सब भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो आपके क्लस्टर म्यूनिशंस है या फिर नॉन प्रिसीजन वेपन्स है, उसको या तो एयरक्राफ्ट से भी ड्रॉप किया जा सकता है या फिर उसे प्रोजेक्टाइल के रूप में भी लॉन्च किया जा सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल तो देख सकते हो यही है प्रोजेक्टाइल, ऐसे लॉन्च किया, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बीच बीच में आपने देखा भी, इमेज देखा होगा, बॉम्ब गिर रहे हैं, बॉम्बलेट्स गिर रहे हैं। तो ये सब आपके हो जाते हैं कि या तो ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है या फिर प्रोजेक्टाइल के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। और जब ये आपका ट्रेवल करेगा, जैसे जैसे ये ट्रेवल करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्बलेट्स ये गिराते चले जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी बॉम्बलेट्स ये गिराएंगे सारे के सारे ये फटते नहीं हैं, एक्सप्लोड नहीं करते। तो बहुत सारे जो बॉम्बलेट्स होते हैं वो एक्सप्लोड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जो भी ये बॉम्बलेट्स जमीन पर गिरी हुई होती हैं वो लंबे समय तक वो वहीं की वहीं रह जाती है और भविष्य में हो सकता है इसे फटने का चांस रहता है। साथ ही साथ वहां से रेडिएशन निकलने का चांस रहता है। तो कहीं ना कहीं वहां की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके लिए खतरा बना रहता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, आफ्टर इवन द फाइटिंग हैज सीज्ड। तो ये बड़ा खतरा रहता है। एंड देख सकते हो देयर इज ए कन्वेंशन दैट डील्स विथ दीज वेपन्स, और उस कन्वेंशन का क्या नाम है, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। तो ये जो भी कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को, दैट इज द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, तो उन पर रोक है कि वो क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अब तक लगभग 110 देश ने इस कन्वेंशन को साइन किया है। लेकिन आप देख सकते हो रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। ये कन्वेंशन न्यूज में आया, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या इंडिया सिग्नेटरी है? नहीं। रशिया का भी सिग्नेटरी नहीं है, और रशिया देख रहे हो ये क्लस्टर म्यूनिशंस भी थ्रो कर रहे हैं। और इंडिया के पास क्लस्टर म्यूनिशंस है डिलीवर्ड बाय द ग्राउंड, जैसे लॉन्च आर्टिलरी, प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। कैसे वर्क करता है? तो कैसे वर्क करता है आप देख सकते हो, ये हवा में ट्रेवल करेंगी। ये फिर ये जो आपका सेकंड पोर्शन ये ओपन हो जाता है, और फिर ये जो बॉम्बलेट्स आप देख रहे हो ये फिर जमीन पर गिर जाएंगी, और बहुत सारे फटेंगे, बहुत सारे नहीं फटेंगे। तो लंबे समय तक ये ग्राउंड पर रह सकते हैं और भविष्य में फट भी सकते हैं, या फिर इवन रेडिएशन भी रिलीज हो सकता है, हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं। तो ये बातें निकल कर आती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। अब आप देख सकते हो द सेकेंड आर्टिकल नहीं, जो आपका सेकेंड कंपोनेंट है वो है आपका थर्मोबैरिक वेपन। थर्मोबैरिक वेपन को एरोजोल बॉम्ब्स भी कहते हैं, याद रखना है। फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, या फिर वैक्यूम बॉम्ब्स भी कहते हैं। तो इसका खास बात क्या है? इसका खास बात ये है कि भाई साहब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वेपन ऑक्सीजन यूज करता है, बट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वेयर? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। और जब ये ऑक्सीजन रिसीव करता है, फ्यूल के साथ मिक्स होता है, तब अल्टीमेटली लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करता है। बिकॉज आपको ही पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, तो ये ऑक्सीजन खींचता है फ्रॉम द एयर, और उसके बाद आपका ये हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करता है। काफी विध्वंसकारी डिवास्टेशन हो सकता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल बॉम्ब ऑफ कंपेरेबल साइज। और ये जो वेपन्स है जिसके बारे में अभी हमने बात की, इसके दो सेपरेट स्टेजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही ये जो आपका थर्मोबैरिक वेपन है अपने टारगेट को हिट करता है, तो पहला एक्सप्लोजन होता है, जो क्या करता है कि जो बॉम्ब के जो फ्यूल कंटेनर है ना, जाहिर सी बात है इसमें फ्यूल कंटेनर होंगी, और ये फ्यूल कंटेनर को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद जो फ्यूल है वो आपका लार्ज एरिया में स्प्रेड होने लगता है अलोंग विद द मेटल पार्टिकल्स। तो मेटल पार्टिकल्स प्लस क्लाउड ऑफ फ्यूल्स ये सब रिलीज होने लगते हैं फर्स्ट एक्सप्लोजन में। सेकेंड एक्सप्लोजन उसके बाद होता है। इसमें क्या होगा कि जो भी एरोजोल क्लाउड्स
स्प्रेड हुए हैं उसको इग्नाइट करेगा। कैसे इग्नाइट करेगा? ऑक्सीजन लेगा एयर से, ऑक्सीजन एयर से लेगा तो जाहिर सी बात है बर्निंग शुरू हो जाएगी, फायर शुरू हो जाएगा और उस फायर के कारण आपका इंटेंस ब्लास्ट वेव्स जनरेट होता है हैवी टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर का, और वो इतना ज़्यादा हाईली टेम्परेचर का होता है कि दैट इवन कैन डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स एंड जो ह्यूमन बींग्स है उसको वेपराइज कर सकते हैं। आप समझ सकते हो कितना हैवी टेम्परेचर होता होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दीज आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट। पहला वाला तो उसके लिए बहुत सारे कन्वेंशन है, लेकिन इसके लिए कोई भी आपका इंटरनेशनल लॉ या एग्रीमेंट नहीं है। हैंस दीज आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एक खामियां है। और कैसे ये वेपन वर्क करता है, तो ये दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये आपका प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब होता है ये, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन पर ये प्रिसाइजली अटैक करने का प्रयास करेगा और उसके बाद एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद जो आपके एक्सप्लोसिव मटेरियल है, मेटल्स हो, फ्यूज है, वो रिलीज होते हैं और उसके बाद सेकेंड एक्सप्लोजन में आपका जो इग्निशन शुरू हो जाता है इस एरोजोल्स का और मैसिव ब्लास्ट होना शुरू होता है, इंटेंस वेव जनरेट होती है, हीट वेव, और अल्टीमेटली इवन वेपराइज कर सकती हैं ह्यूमन बॉडीज को, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने होप आपको क्लियरली से अंडरस्टैंड करवाया है टॉपिक को। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। यूएनईए यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली adopts historical resolution in plastic pollution towards an internationally legally binding instrument। तो ये जो आपका इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन वाला जो रेजोल्यूशन है उसको यूएनईए ने अडॉप्ट किया है, जो कि एक बड़ी बात है। और जब हम बात करते हैं यूएनईए की, तो ये बेसिकली यूएनईपी का नाम आपने सुना होगा, उसी की ये गवर्निंग बॉडी है। तो सिलेबस देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, आर्टिकल नंबर 2 डील्स विद कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन। इसमें आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं, तो उससे भी आपको लेना होगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बेसिक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंटेक्स्ट जान लेते हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है फ्रॉम 175 नेशंस, इन्होंने इंडोर्स किया है रेजोल्यूशन को। इंडोर्स का मतलब सहमति जताइए, जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में लाई गई थी नैरोबी में, टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड साथ ही साथ एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट लाने की बात है बाय 2024। तो इस पर भी चर्चा हुई। तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत क्या होगा कि जो देश हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने नेशनल एक्शन प्लान्स को, जिसमें उस देश के कंट्री ड्रिवन अप्रोच होंगे कि कैसे वो देश कंट्रीब्यूट कर सकता है टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुलफिलिंग दीज एग्रीमेंट, दैट इज द एग्रीमेंट ऑन एंडिंग द प्लास्टिक पॉल्यूशन। एंड अगर हम बात करें इस रेजोल्यूशन को, तो ये जो रेजोल्यूशन तैयार किया गया है ये 3 इनिशियल ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर आधारित है, यानी कि इससे पहले 3 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस लाए गए थे। तो इन तीनों के सर्टेन जो बातें हैं या फिर प्रोविजंस है उनको इस रेजोल्यूशन में इंक्लूड किया गया है। तो ये 3 इनिशियल रेजोल्यूशंस कहाँ से निकले थे? एक तो पेरू, रवांडा, जापान, यहाँ पर तैयार हुए थे। तो अल्टीमेटली इन सब पर आधारित है। साथ ही साथ ये जो रेजोल्यूशन है ये फुल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लास्टिक को एड्रेस करता है। फुल लाइफ साइकिल मतलब प्रोडक्शन से लेकर आपका डिस्पोजल तक के साइकिल को ये एड्रेस करेगा। और एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी को इस्टेब्लिश करने की बात है, जो अपना वर्क 2022 में शुरू करेगा। एम्बिशन क्या होगा कि भाई साहब एक ड्राफ्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट तैयार किया जाए बाय द एंड ऑफ 2024। तो ये एक आपका इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, नाम से पता चल रहा है नेगोशिएटिंग कमेटी। तो बेसिकली नेगोशिएशंस होंगे, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार होगा फॉर एंडिंग द प्लास्टिक्स। एंड अगर हम बात करें एक्सटेंट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन की, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक बड़ा ही मजेदार डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हो। प्लास्टिक पॉल्यूशन 1950 में मात्र 2 मिलियन टन्स जनरेट होते थे। आज देखो
2017 में 348 मिलियन टन जनरेट हो रहा है। तो कहाँ 2 मिलियन टन, कहाँ 348 मिलियन टन, कितना ज़्यादा अंतर हो गया है आपका 50 एंड प्लस आपका 20, तो 72-73 ईयर्स में आपका देख सकते हो कितना हैवी प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी आ गई है। एंड इतना ही नहीं, ये जो आने वाले समय में यानी कि बाय 2040 ये डबल होने वाली है। तो अभी तो कुछ नहीं है, इंतजार करो, आने वाले समय की और ज़्यादा समस्याएं गंभीर हो सकती है। एंड बाय 2050 ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो एसोसिएटेड होंगे प्लास्टिक प्रोडक्शन के कारण या फिर उसके यूज के कारण या फिर उसके डिस्पोजल के कारण, तो लगभग 15% अकाउंट करेंगे ऑफ द अलाउड इमिशंस। एंड मोर देन 800 मेराइन एंड कोस्टल स्पीसीज ये अफेक्ट होते ही हैं बाय दिस पॉल्यूशन। कैसे? तो ये जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है जब ये सी में जाता है तो जो भी आपके मेराइन एंड कोस्टल स्पीसीज है वो इनको ईट कर लेते हैं फूड के रूप में समझकर, या फिर इंटेंगलमेंट या फिर अदर डेंजर्स ये सब के रूप में कहीं ना कहीं इनकी जो हेल्थ है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेट हो जाती है। सो अगर हम बात करें फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की, तो पहली बात तो ये कि ये गवर्निंग बॉडी है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई भी मुद्दा होगा तो ये जो आपका असेंबली है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेती है एंड डिसीजन ले सकती है। एंड ये बायनली यानी कि 2 साल में एक बार ये मीट करती हैं टू सेट प्रायोरिटीज फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज कि भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ अगर कोई बनाना है तो कहीं ना कहीं इसका रोल नज़र आता है, और इसे 2012 में क्रिएट किया गया था। तो ये याद रखना है 2012, इट इज़ नॉट 1998 1996, इट इज़ रिसेंटली 2012, यानी कि 10 ही साल हुए अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन टाइटल एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। देखो एक बात तो आपको समझ में अब तक आ रही होगी कि जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज की अगर हम बात करें, खासकर यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूएचओ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी जो एक प्रकार से इफिकेसी है वर्ल्ड लेवल पर वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इवेंट जो हाल फिलहाल में हुए हैं, अफगानिस्तान इश्यूज को ले लो, या फिर आप देख सकते हो पैंडेमिक आया तो डब्ल्यूएचओ भी कहीं ना कहीं इसे अच्छे से हैंडल नहीं कर सका। साथ ही साथ ये जो आपका अभी रशिया यूक्रेन इशू चल रही है, यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा कह सकते हो कि इफिशिएंट या फिर इफेक्टिव तरीके से इस मैटर को नहीं डील कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल एजेंसीज की खामियां आपको दिख रही होगी। तो ये बात बस ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आए थे मेंस में कि क्या इंटरनेशनल एजेंसीज के लिमिटेड स्कोप्स हैं टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब एग्जांपल्स आप देख सकते हो, दे भी सकते हो कि कैसे हम कह पा रहे हैं कि लिमिटेड स्कोप है, बिकॉज इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी हाल फिलहाल की ही बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। तो ये बातें निकल जाती है। तो सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 है ना, आर्टिकल नंबर 3, हाँ, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर देयर मैंडेट। तो देख सकते हो जो रिजोल्यूशन है जो अंगा ने पास किया है या अडॉप्ट किया है, ये क्या डिमांड करता है? तो पहला डिमांड तो यही करता है कि रशिया इमीडिएटली कंप्लीटली अनकंडीशनली विद्रॉ करे अपने सारे मिलिट्री फोर्सेस को फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन। हाँ, मैप जरूर देख लेना, यूक्रेन का मैंने डिस्कस भी किया था, रशिया का एंड उसके आसपास जो सट्टे बॉर्डर नेशंस हैं। और आप देख सकते हैं ये जो रेजोल्यूशन है इसमें लगभग 141 कंट्रीज ने फेवर में वोट किया था इस रेजोल्यूशन के, 35 एब्सटेंट यानी कि न्यूट्रल स्टैंड। जैसे इंडिया है, इंडिया ने भी एब्सटेंड किया फ्रॉम वोटिंग, यानी कि इंडिया ने वोट ही नहीं किया
और 5 देश जिसमें आपका बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, इरिट्रिया है, रशिया है, चाइना नहीं सीरिया है, ठीक है। तो 5 में कौन हो गया? बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, रशिया, सीरिया। इन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया है, ठीक है। तो इंडिया ने वोटिंग को एब्सटेन करते हुए कहा भी कि भाई साहब हमें हमारे भारतीय नेशनल्स की सेफ एंड अनइंटरप्टेड पैसेज चाहिए कि वो इंडिया में आ सके सेफली, क्योंकि अभी भी आपको पता है बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में अटके पड़े हैं और वहाँ का जो एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक्ड है। दैट्स वाई दूसरे देश के माध्यम से हम लोग भारतीयों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से जो सटे बॉर्डर है यूक्रेन के सटे बॉर्डर, तो वहाँ से पहले वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर भारतीयों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर आप देख सकते हैं इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि भारत ने एब्सटेन किया है फ्रॉम ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसमें रशियन अटैक्स को रोकने की बात थी। एंड तो वहाँ पर भारत ने ये कहा था कि हमें कहीं ना कहीं दूसरे देशों की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका मान सम्मान रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए। तो ये बातें थी। और अगर हम बात करें यूएनजीए रेजोल्यूशन की, तो जो रेजोल्यूशन है, डिसीजन है, वो यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर स्टेट प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर स्टेट प्रेजेंट इन वोटिंग, लेकिन कुछ सर्टेन रेजोल्यूशंस या क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या फिर मेंबर्स का चुनाव हो टू सम यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन। तो ये सब जो है 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड होते हैं। एंड ये जरूर याद रखना है जो भी डिसीजंस यूएनजीए लेगा लीगली बाइंडिंग नहीं होता है ऑन द गवर्नमेंट, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इतने सारे देशों ने अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया तो एक वेटेज होता है वर्ल्ड ओपिनियन का, और मोरल अथॉरिटी सेट करता है टू द वर्ल्ड कम्युनिटी कि हाँ ऐसे रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग या मैंडेटरी नहीं होता है कि इम्प्लीमेंट कर ही दिए जाए बाय द नेशंस या मेंबर कंट्रीज। एंड ऑल्सो जब कोई रेजोल्यूशन वोट के लिए जाता है जनरल असेंबली में, तो याद रखना है नन ऑफ द परमानेंट 5 मेंबर्स या फिर P5 मेंबर्स कैन यूज देयर वीटो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप देख रहे हो। जब भी कोई रेजोल्यूशन यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए जाएगा, नन ऑफ द परमानेंट 5 मेंबर्स कैन यूज देयर वीटो। तो P5 मेंबर्स में कौन कौन से आप बताओ? यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, एक और है, आप हमें नाम में बता सकते हो। सो नेक्स्ट इज योर न्यू इंडिया इंश्योरेंस सेट टू इंश्योर कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ये जो आपका कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पर है? आई थिंक कि तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में, ठीक है। सो जो आपका NIA है यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये कंप्लीट करने वाली है बहुत ही जल्द द प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कवर फॉर यूनिट्स 3 एंड 4 ऑफ KKNPP। तो जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्लांट की तो इसके 2 कवर्स होते हैं, एक तो प्रॉपर्टी कवर और एक लायबिलिटी कवर, ठीक है। लायबिलिटी कवर का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी कवर का मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट सब हैं, आपको ही पता है काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं इनके। कहीं ना कहीं अगर रेडिएशन लीक हो गया या फिर कुछ दिक्कतें आ गई और इसके कारण सिविलियन का नुकसान हो गया, तो फिर उसका लायबिलिटी कौन पे करेगा, है ना। तो उसके लिए एक होता है आपका लायबिलिटी कवर, एक होता है प्रॉपर्टी कवर। तो जब हम बात करते हैं लायबिलिटी कवर की, तो लायबिलिटी कवर वाला जो पार्ट है न्यूक्लियर प्लांट का, ये हमेशा कवर किया जाएगा। याद रखना है, ऑलवेज कवर्ड बाय इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल। याद रखना है लायबिलिटी कवर जो सेक्शन है न्यूक्लियर प्लांट की, ऑलवेज कवर्ड बाय इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, जो बनाई गई है बाय द जनरल इंश्योरेंस एंड मैनेज की जाती है स्टेट ऑन री इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लायबिलिटी कवर फॉर ए न्यूक्लियर प्लांट इज ऑलवेज कवर्ड बाय एन इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें INIP की, यानी कि इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, तो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं टू कवर द लायबिलिटी जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010।
तो ये जो आपका एक्ट है CLND एक्ट, ये लाया इसलिए गया था कि जो अगर कोई डैमेज काउज हो जाते हैं बाय सर्टेन न्यूक्लियर इंसिडेंट थ्रू ए नो फॉल्टी लायबिलिटी रिजीम, तो उसके लिए कंपनसेशन सुनिश्चित किया जाए टू द विक्टिम्स। इसके लिए आपका CLND एक्ट लाया गया था। नाम से ही पता चलता है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज, कि न्यूक्लियर डैमेज के कारण कोई सिविल लायबिलिटी हो गई, सिविल का नुकसान हो गया, तो उसके लिए कंपनसेशन इनिशिएट किया जाए टू द विक्टिम्स। और ये जो एक्ट है फैसिलिटेट करता है कि इंडिया स्टेट पार्टी बने टू द कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। क्या की फीचर्स है CLND एक्ट के, इसको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आई थिंक कि सिलेबस ही हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आर्टिकल नंबर 4 विल कवर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी, इसमें तो कवर करेगा, साथ ही साथ जो आपका मैकेनिज्म लॉज है उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या की फीचर्स है आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शनल कॉम्पिटेंस एंड अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड कंपनसेशन। तो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शनल कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि आप देख सकते हो जो भी लायबिलिटी वाला पोर्शन है वो कौन डील कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर डैमेज के कारण अगर सिविलियंस को लॉस हो रही है, नुकसान हुआ है, तो उसकी लायबिलिटी को डील करने के लिए वी हैव द एक्सक्लूसिव एक्ट CLND एक्ट, है ना। ये बात तो हो गई। साथ ही साथ देयर इज ए मैकेनिज्म टू प्रोवाइड कंपनसेशन आल्सो अंडर दिस एक्ट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लायबिलिटी है वो ऑपरेटर पर डाली जाएंगी। ऑपरेटर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर कोई अन्य अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन जो इस्टेब्लिश किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है जिसको ग्रांट की गई हो लाइसेंस with respect to the Atomic Energy Act 1962. And next is your limiting liability of the operator in amount and time। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये जो आपका CLND एक्ट है वो कहीं ना कहीं जो लायबिलिटी है ऑपरेटर की उसको भी लिमिट करता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल। एंड ये जरूर याद रखना है आपको, मैंडेटरी कवरेज बाय द ऑपरेटर थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस। ये हो गया। अब ये जो आपका कन्वेंशन चर्चा में आई है, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो ये 1997 में स्टेब्लिश हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड लायबिलिटी रिजीम है जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव कि जो कंपनसेशन अवेलेबल किए जाएंगे विक्टिम्स को अगर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट्स होते हैं तो उस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को बढ़ाना है। एंड कोई भी स्टेट जो पार्टी है टू आइदर 1963 वियना कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी या फिर अगर वो पार्टी है 1960 पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो आपका बन सकता है पार्टी टू दिस कन्वेंशन। यानी कि ये जो आपका CSC कन्वेंशन है उसका पार्टी बनना है तो या तो आप इस 1963 वियना कन्वेंशन या फिर 1960 पेरिस कन्वेंशन के पार्टी हो। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर लेट से कि इन दोनों में से किसी भी कन्वेंशन के पार्टी नहीं है कोई देश, तो भी वो मेंबर बन सकता है प्रोवाइडेड कि जो भी नेशनल लॉ उस देश की होंगी ऑन द न्यूक्लियर लायबिलिटी वो कंप्लायंस में होनी चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ द CSC एंड इट्स एनेक्स। एंड याद रखना है ये भी आपको कि इंडिया वियना या फिर पेरिस कन्वेंशन का पार्टी है ही नहीं, लेकिन CSC को 2010 में भारत ने साइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ होम, ऑन द बेसिस ऑफ CLND एक्ट। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Macro finance contribution to India's gross value added likely to grow, says National Council for Applied Economic Research। मैक्रो फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो छोटे छोटे मात्रा में लोन दिए जाते हैं, किसे लोन दिए जाएंगे? लो इनकम ग्रुप्स को, है ना, क्योंकि मैक्रो मतलब छोटे छोटे लोन होते हैं। तो ये बातें हो गई। तो सिलेबस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपका आई थिंक कि इंडियन इकोनॉमी में आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टडी जो NCAER ने किया है, कंडक्ट किया है, आप देख सकते हो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने लगभग 2% ऑफ इंडिया ग्रोस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन किया है। और ये जो आपका ग्रोस वैल्यू एडेड है ये आपका प्रोडक्टिविटी मैट्रिक है इकोनॉमी का। एंड अगर हम बात करें इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर में तो लगभग
जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है 5.5% कंट्रीब्यूट किया है इन द पीरियड 2018-19। जब हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं लाइक पैसे लोन के रूप में देना, ये सब हो गया आपका माइक्रो फाइनेंस। लेकिन हाँ, पैसे जो भी दिए जाएंगे वो कम अमाउंट के होंगे, ज़्यादा हैवी अमाउंट के लोन के रूप में नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस रिफर्स टू द फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप्स को, जो टिपिकली एक्सक्लूड रहते हैं ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज से। ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज यानी कि वही आपके जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दस्तावेज की ज़रूरत होती है तब वो लोन देते हैं, तो ये सब हो जाता है आपका ट्रेडिशनल बैंकिंग। ठीक है, और जो मालेगांव कमेटी 2011 में गठित हुई थी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था माइक्रो फाइनेंस को एज ए लेजिटिमेट एसेट क्लास के रूप में इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो ये याद रखना मालेगांव कमेटी, क्योंकि न्यूज में आई है, न्यूज़पेपर से ही लिया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो इट हेल्प इस्टेब्लिश माइक्रो फाइनेंस एज ए लेजिटिमेट एसेट क्लास। माइक्रो फाइनेंस डिलीवरी मॉडल की बात करें तो हमारे देश में वी हैव द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम मॉडल। इसके तहत माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट जो है चलाई गई थी भारत में वाया दिस प्रोजेक्ट, और ये शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था 1992 में बाय नाबार्ड। एंड नेक्स्ट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि वैसे संस्था जो माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, छोटे छोटे लोन देते हैं, चाहे वो एनबीएफसी हो, कोऑपरेटिव्स हो। और ये याद रखना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट इज बैंक पार्टनरशिप मॉडल, नेक्स्ट इज बैंकिंग करस्पॉन्डेंस। तो ये तो बहुत है। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस मतलब जो भी ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए वी हैव द बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। सिग्निफिकेंस वही होगा कि भाई साहब जब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देश में बढ़ेंगे, है ना, वो ज़्यादा अहमियत रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट होगा। कैसे? क्योंकि महिलाओं को क्रेडिट मिल सकती है डायरेक्टली फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, तो वो अपने स्टेटस को मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है वो कहीं रोजगार ओपन करे, हो सकता है वो अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने रखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करे, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो स्टेटस है विद इन देयर फैमिलीज, कम्युनिटी, सोसाइटी, वो सब भी इम्प्रूव हो सकती है। प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे? तो पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स को जब पैसे मिलेंगे लोन के रूप में, उस पैसे का इस्तेमाल वो बिजनेस खड़ा करने के लिए कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर सकते हैं, तो इसके कारण उनकी इनकम बढ़ोतरी हो सकती है और वो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, उनके इनकम लेवल बढ़ सकते हैं, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ सकती है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू पुअर विदाउट द नीड फॉर ए कोलेटरल। हाँ, ये बात भी है कि जैसे ट्रेडिशनल बैंक में जाएंगे तो भर भर के आपके कोलेटरल की दरकार होती है, इसमें मिनिमम कोलेटरल पर भी काम चल जाता है। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होती ही होती है। अब चैलेंजेज यही कि भाई साहब ओवर इंडेप्टनेस ऑफ बोरोवर्स, यानी कि जो बोरोवर्स है जो लोन लिए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं डेप्टनेस भारी संख्या में बढ़ चुकी है, तो ये बातें भी हैं। साथ ही साथ कंपैरेटिव हाई इंटरेस्ट रेट, ये जो आपका एमएफआई होते हैं आपने देखा होगा, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो खुद एमएफआई होते हैं ये कमर्शियल बैंकों पर निर्धारित होते हैं, निर्भर करते हैं फॉर द फंड्स अवेलेबिलिटी। दैट्स वाई इनके इंटरेस्ट रेट भी चार्ज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पहले तो ये बैंक से लेते हैं, उसके बाद बैंक से ये आपको डिलीवर करेंगे, तो बैंक को चार्ज देना पड़ेगा, फिर आपसे वहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो दोनों मिला के ये आपका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। यूएस बॉडीज पुश बैक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 सीक न्यू वर्किंग ग्रुप। तो ये जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, पीडीपी बिल, काफी लंबे समय से आपका न्यूज में रहा है, तो अभी जो है यूएस बॉडीज ने कहीं ना कहीं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पॉजिटिव सहमति तो नहीं जताई है। तो जो आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 इसमें आ जाएगा आपका मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन, ये तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आपका इंडियन इकोनॉमी से भी आप ले सकते हो। तो जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज है या फिर टेक कंपनी, टेक्नोलॉजिकल कंपनी फ्रॉम द यूएस, उन्होंने टॉक्स इनिशिएट किया है विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इंडिया कि वो जो भी इश्यूज निकल कर आ रही हैं रिलेटेड टू द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 उस इश्यू को डिस्कस करें, उसका समाधान निकाले। तो ये जो नया ग्रुप है
ये डिफरेंटली फंक्शन करेगा फ्रॉम द करंटली जो अभी ऑपरेशनल है इंडिया यूएस वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी जो इंडिया यूएस के बीच वर्किंग ग्रुप है वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर डील करता है, लेकिन ये जो नया आपका ग्रुप बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है ये डिफरेंटली फंक्शन करेगा फ्रॉम द करंटली ऑपरेशनल ग्रुप। और ये जो आपका नया ग्रुप बनाएगा ये डिस्कस करेगा कौन से इश्यूज को, इश्यूज रिलेटेड टू द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो कंसर्न्स क्या रेज किए गए हैं इस बिल को लेकर। तो पहली बात तो ये है कि इस बिल के जो सर्टेन प्रोविजंस है कि भाई साहब जो भी डाटा जनरेट होंगी उसको लोकल स्टोरेज किया जाएगा भारत में ही, एंड रेस्ट्रिक्शंस होंगी क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डाटा के ऊपर। तो इस पर कंसर्न्स रेज की गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना कि भारत के पास अभी भी बड़े बड़े डाटा सेंटर्स नहीं है। तो जो भी डाटा जनरेट हो रही है भारत में बहुत ही भारी संख्या में जनरेट हो रही है, तो उसको स्टोर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल डाटा सेंटर्स अगर बनाए भी जाते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे नहीं एंड डू नॉट मीट द सेफ्टी टर्म्स ऑफ द कंपनी, ये भी बात है। एंड इंक्लूजन ऑफ नॉन पर्सनल डाटा, तो ये जो डिसीजन है पॉलिसी डिसीजन है उसको ये प्रभावित कर सकती है बाय द कॉर्पोरेट। की फीचर्स क्या है पीडीपी बिल के। तो पहली बात तो ये जो आपका पीडीपी बिल है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, नाम से पता चल रहा है कि जो पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग की जाएगी बाय द गवर्नमेंट या फिर कंपनीज या फिर फॉरेन कंपनी दैट डील्स विद द पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया, उसको ये गवर्न करेगा। सिंपली बोले तो जो भी डाटा हमारे तरफ से जनरेट होंगे है ना, उसका इस्तेमाल कैसे हो, वो डाटा क्या बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये सब को रेगुलेट करेगा आपका पीडीपी बिल। और ये सर्टेन पर्सनल डाटा को कैटेगराइज करता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा के रूप में, जैसे फाइनेंशियल डाटा हो गया, बायोमेट्रिक डाटा हो गया। और पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है ओनली फॉर अ स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पस। ये भी याद रखना है, कोई भी डाटा की जो प्रोसेसिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक क्लियर एंड लॉफुल पर्पस के लिए होगी। पर्सनल डाटा की बात कर रहे हैं, पर्सनल डाटा की। एंड साथ ही साथ जो भी प्रोसेसिंग डाटा की जाएगी ओनली बाय कंसेंट होगा एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो। साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप करने की बात है जो स्टेप्स लेगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल या फिर पर्सनल डाटा का मिसयूज अगर कहीं हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सब कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें पर्सनल डाटा एंड नॉन पर्सनल डाटा के बीच डिस्टिंक्शन की, तो पर्सनल डाटा नाम से पता चलता है इसके माध्यम से हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके बायोमेट्रिक डाटा हो गया, फिंगरप्रिंट डाटा हो गया, है ना, ये सब आपका यूनिक होता है तो इसके माध्यम से आपको आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है। नॉन पर्सनल डाटा यानी कि इससे आपको इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज एन एग्रीगेटेड डाटा एंड ये आप याद रख सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल का खुद का जो लोकेशन होता है वो तो चलो पर्सनल डाटा है क्योंकि वहाँ के माध्यम से उस लोकेशन के माध्यम से आपके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकाले जाते हैं फ्रॉम द मल्टीपल ड्राइवर्स लोकेशन कि आप जो है डिफरेंट लोकेशन पर ट्रेवल किए हो वाया द बाइक, जैसे आपके ये जो आपके ओला अबर सब आ रहे हैं, है ना, तो ये सब से जो डाटा निकलता है ना तो उसका आपका नॉन पर्सनल डाटा होता है क्योंकि उसका इस्तेमाल किया जाता है टू एनालाइज द ट्रैफिक फ्लो, ये बात है। सो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया एंड होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए गुड डे।